गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक्सीलेंट विजन एकेडमी की नेक्स्ट क्लास में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम देखेंगे ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी में कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको देखेंगे। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज HCF ऑफ टू नंबर्स इज 8. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी द LCM? अब तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो नंबर का जो HCF है वो 8 है। दो नंबर का यानी वो नंबर हम मान लेते हैं A और B। इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 8 है, HCF। तो A और B का HCF 8। अब इसमें से ये बोल रहा है कि कौन सा इसमें से LCM नहीं हो सकता, नेवर, ये इंपॉर्टेंट है। तो 8 अगर हाईएस्ट उसका कॉमन फैक्टर है तो HCF और LCM में एक रिलेशन होता है HCF एंड LCM कि HCF को हम LCM में डिवाइड कर सकते हैं। वो हमेशा LCM के अंदर HCF का डिवीजन होगा। तो 8 3 24, यस डिविजिबल है। 8 48, यस डिविजिबल है। 56 कंप्लीटली डिविजिबल है। 60 कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा कितना 4। तो दिस इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल। सो वी कैन डायरेक्टली से कि इस क्वेश्चन के अंदर विच कैन नेवर बी द LCM, 60 इसका LCM नहीं हो सकता। ए और बी का LCM 60 नहीं हो सकता। ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको। सम ऑफ द टू नंबर्स इज A प्लस बी दे रखा है। ये आपको अब माइंड के अंदर सोच के रखना है कि इस तरह से इसकी इमेज बनेगी। ये सब आपको लिखना नहीं है, तभी आप क्वेश्चन को बहुत फास्ट सॉल्व कर पाओगे। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया कि ये इमेज आपको डायरेक्टली बन जानी चाहिए, आपको बार बार पेंसिल पेंसिल नहीं यूज करना। तो A प्लस बी, दो नंबर का जो सम है वो 22 है, ठीक है। सेकंड क्या दे रखा है, देखिए द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, मतलब उनको पहले स्क्वायर करना है और फिर उसका सम निकालना है, ऐड करना है। तो सम ऑफ देयर स्क्वायर, उनके स्क्वायर का जो सम है वो कितना है, 44404। तो ये उनका स्क्वायर का सम दे रखा है, ये भी गिवन है। अब मुझे क्या दे रखा है, देन द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज, अब मुझे इनका क्या निकालना है, मल्टीप्लीकेशन। ए और बी का मल्टीप्लीकेशन निकालना है। तो अगर आपको एक फॉर्मूला याद होगा, ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम भी होगा कि ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब मुझे इसमें देखिए ए प्लस बी गिवन है, यस। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू भी दे रखी है, यस। ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है और ये 2 तो मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा। तो अब मैंने जो ये मेरा जो फॉर्मूला था उसको मैंने मॉडिफाई कर दिया। ये सब भी आपको सब कुछ माइंड के अंदर करना है, आपको लिखना नहीं है। अगर आप लिखने जाओगे तो आप उसमें टाइम वेस्ट करोगे। तो मैं बोल सकता हूँ कि 2ab is equals to 2ab is equals to a plus b whole square minus of a square plus b square, yes। और इस 2 को भी मैं बाद में दूसरे साइड अगर शिफ्ट करूंगा तो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में था, तो वहां पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपका जो फॉर्मूला था वो आपको, आपने मॉडिफाइड फॉर्मूला भी लिख दिया, कहाँ पे, अपने माइंड के अंदर। और आपको वो इमेज दिखनी चाहिए कि ए बी की अगर मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ, ए बी की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर होगा और उसमें से मुझे माइनस करना है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सम माइनस करना है। ठीक है, तो देखिए अब मेरा क्वेश्चन कितना सिंपल हो जाएगा। सम ऑफ द टू नंबर इज 22। तो मुझे सम ऑफ द टू नंबर का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484। 22 का स्क्वायर 484। मैंने पहले भी कहा था कि आपको 30 तक स्क्वायर और क्यूब याद हो जाने चाहिए, तो आपका क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। तो a प्लस बी होल स्क्वायर इज 484 माइनस इन दोनों का जो सम है, स्क्वायर्स का जो सम है वो कितना दे रखा है, 404। अब 484 में से 404 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आएगा, 80 आएगा। तो 80 डिवाइड बाई 2, 40। अब देखिए मुझे ये लिखने के अंदर ज़्यादा टाइम लगेगा रेदर देन कैलकुलेटिंग द आंसर। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ डोंट यूज पेन एंड पेंसिल फॉर जस्ट
दीज सिंपल क्वेश्चंस। सिर्फ आप लास्ट वाला एक टर्म लिख सकते हो, और अगर आपको फॉर्मूला अभी नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लिखिए। मन में पहले ये दोनों को सोच लीजिए कि a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, फिर उसको मॉडिफाइड फॉर्म में जो भी आपको फाइंड करना है वो आप लिख लीजिए। अगर आप ये लिखेंगे तो एक बार को चलेगा। ये वाला फॉर्म डायरेक्ट लिखिए, डायरेक्टली आपको ये स्टेप लिखना है। फिर तो यहाँ से आप क्या कर दोगे, 22 का स्क्वायर करोगे तो 484, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है आपको 404। 484 में से 404 माइनस करेगा तो 80 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 है तो 80 डिवाइड बाई 2 40। ये भी लिखना नहीं है, डायरेक्टली आप कर दीजिए, आंसर डायरेक्टली आपका 40 आ जाएगा। समझ में आया? होप इतना क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 40। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब ये तो बहुत एक सिंपल क्वेश्चन है। हमें क्या करना होता है, डेसिमल को हटाने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई पे 100 करते हैं। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट हैं, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैं नीचे 100 से कर रहा हूँ तो मैं ऊपर भी करूंगा, तो मैं इसको डायरेक्टली अब सोच सकता हूँ, दिस इज नथिंग बट 100/4, और 100/4 क्या अपना 25। तो आंसर मेरा डी हो गया। नेक्स्ट, what number should be subtracted from both terms of the ratio 15:19 in order to make it 3:4? हिंदी मीडियम के लिए समझा देता हूँ एक बार कि एक रेशियो दे रखा है 15/9 19, उसमें से मुझे क्या माइनस करना है, दोनों में से मुझे सेम टर्म माइनस करनी है। ऐसा नहीं कि ऊपर में से कुछ और नीचे में से कुछ और, नहीं, इस रेशियो में से दोनों में से मुझे सेम नंबर को माइनस करना है। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ टर्म्स, तो दोनों टर्म में से मुझे सेम नंबर को माइनस करना है। सेम नंबर को माइनस करने के बाद वो जो नया रेशियो आएगा वो रेशियो कितना हो जाएगा, 3:4। तो देखिए कभी कभी आपको इसको अगर आप ऐसे लिखोगे फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे फिर एक्स की टर्म में एक इक्वेशन लिखोगे, लीनियर इक्वेशन आ जाएगा वो, तो वैसे भी कर सकते हो, बट उसमें टाइम लगेगा। मैं फिर से वही बोलूंगा कि इतना टाइम वेस्ट क्यों करना है। हमारे पास जब हर चीज़ के लिए टाइम बचाने का तरीका है तो हम तो इसीलिए बैठे हैं, तो हमें तो टाइम ही बचाना है एग्जाम्स के अंदर। तो देखिए टाइम कैसे बचाऊंगा, टाइम के लिए मैं बचाने के लिए क्या करूंगा, डायरेक्टली मैं ऑप्शन से इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दूंगा। अब देखिए इसको, अब आप बोलोगे सर इसमें तो 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन रखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। नहीं लगेगा, इसकी भी थोड़ी सी एक आपको अप्रोच कैसे देखनी है। देखिए अब आप ये बताइए कि मुझे जब मैं 3:4, मुझे इसको क्या बनाना है, 3:4 बनाना है। तो ये जो 3:4 बनेगा इसका मतलब इसके अंदर एक कॉमन मल्टीप्लिकेशन होगा जो कि ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा। तो मैं ये बोल देता हूँ, जो कॉमन मल्टीप्लिकेशन है वो मान लेता हूँ के, कि इसको मैं ऊपर भी के से मल्टीप्लाई करूंगा और नीचे भी मैं के से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, अब इसको के से मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो नंबर आना चाहिए वो 19 से बड़ा हो सकता है क्या, हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये मानेंगे कि वो 19 से छोटा होगा। तो अगर मैं यहाँ के की वैल्यू रखूँ क्या 5, तो ये क्या हो जाएगा, 5 4 20, क्या आएगा 20। ठीक है, और 5 3 क्या आएगा 15, ये तो आएगा। तो इसका मतलब ये 15/20, ये 15/19 तो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये 5 तो नहीं है। तो 5 नहीं है तो क्या है, इससे बड़ा सोचोगे या छोटा सोचोगे, आपके पास दोनों तरीके हैं। तो मैं आपको हिंट बताता हूँ, इससे छोटा सोचिए, क्योंकि 20 से मुझे 19 से छोटा आंसर चाहिए। इससे छोटा सोचते हैं, छोटा सोचेंगे तो देखिए 4 अगर हम करते हैं तो 4 4 अगर मैं इस के की वैल्यू को लेता हूँ 4, तो 4 4 क्या हो जाएगा 16, और 4 3 12। ठीक है, अब ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना था, अब अगर मैं ओरिजिनल फ्रैक्शन की बात करूं, चलिए इसको इरेज करते हैं एक बार। ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना था देखते हैं, ओरिजिनल फ्रैक्शन था 15/19। अब देखिए आपको कुछ दिखा, यहाँ भी 3 का डिफरेंस है और यहाँ भी 3 का डिफरेंस है। तो आंसर आ गया आपको इजीली। तो दोनों में से अगर मैं 3 माइनस कर दूं तो मेरा जो रेशियो है वो 3:4 आ जाएगा। 3:4 आ गया। 12/16 भी क्या है 3:4 ही है। क्यों, कैसे, अब देख लीजिए 4 3 12, 4 4 16। तो 15/19 में से अगर मैं 3 माइनस करता हूँ ऊपर और नीचे दोनों में से, तो 3:4 आ जाएगा। तो क्या मुझे क्या निकालना था, विच टर्म शुड बी सब्ट्रैक्टेड,
कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, तो कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, 3। गॉट इट। तो इस तरह से कभी कभी आप ऑप्शन यूज करके भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर आपको अगर थोड़ा सा टाइम बहुत ज़्यादा है आपके पास तो आप ऐसे इसको भी कर सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि लेंदी मेथड कभी फॉलो मत करो, प्रैक्टिस ही शॉर्टकट से करो, ताकि नेक्स्ट टाइम आप जब सॉल्व करोगे तो आपका टाइम सेव होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम पे क्या होता है, हम ऐसा क्वेश्चन देखते हैं और बोलते हैं ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको बाद में देखेंगे, बट ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। देखिए इसमें एक रेशियो दे रखा है 3 टर्म्स का, पी अपॉन क्यू, आर अपॉन एस, टी अपॉन क्यू। इन तीनों का जो रेशियो है वो सेम है 2:3। अब इसने क्या बोला कि ये पी एम पी प्लस एन आर प्लस ओ टी, नीचे क्या दे रखा है, एम क्यू प्लस एन एस प्लस ओ यू। तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे ना तो देखो क्या कर रही है, पी और क्यू, पी और क्यू दोनों मल्टीप्लाई कर रहा है एम से मल्टीप्लाई। इसका मतलब ये इस दोनों टर्म्स को किससे मल्टीप्लाई करता है, कॉमन टर्म एम, आर अपॉन एस को किससे मल्टीप्लाई कर रहा है, एन, और टी को किससे मल्टीप्लाई कर रहा है, ओ। मतलब ये एक जो इक्वल रेशियोज हैं उनको सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो यही इसको याद करने का तरीका है कि अगर तीनों रेशियो इक्वल हैं और अगर मैं इनको सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी करता हूँ तो इसका आंसर भी सेम ही आने वाला है, कुछ चेंज नहीं होता। और चेंज अगर आपको चेक भी करना है तो चेक चेक भी कर सकते हो, अगर इसको इस रूल को तो याद कर लो, ठीक है। तो ये रूल आपको याद कर लेना है कि अगर मेरा इंडिविजुअल रेशियो सेम है और अगर मैं इंडिविजुअल रेशियोज को एक कॉमन मल्टीप्लिकेशन के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ फिर भी ऐड भी करूँ तो मेरा जो आंसर आने वाला है वो सेम ही आएगा, 2:3 ही आएगा। चेक करना है तो कर लीजिए, एम की वैल्यू 1 रख दीजिए, एन की वैल्यू भी 1 रख दीजिए, ओ की वैल्यू भी 1 रख दीजिए। 2 + 2 + 2 6, 3 + 3 + 3 9, 6/9 क्या आएगा, 6/9। 6/9 क्या है, 3 2 3 3 यही आ रहा है। तो अगर वो 1 की वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब वो हर एक की वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा, और अगर वो हर एक की वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये रूल भी फॉलो नहीं होगा, तो 1 को भी सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए था। तो ऐसा होगा हमेशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको याद ही कर लीजिए। अब देखिए सेम क्वेश्चन ये है, क्या हो रहा है, ए और बी, ए इज टू बी, ए इज टू बी, उसको मल्टीप्लाई कर रहा है किसके साथ, पी के साथ, इसको भी पी के साथ, इसको भी पी के साथ। सी को किसके साथ, सी और डी को किसके साथ, क्यू के साथ, तो इनको किसके साथ कर रहा है, क्यू के साथ। ई और एफ को किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, ई और एफ को मल्टीप्लाई कर रहा है आर के साथ। तो देखिए इसमें भी आंसर क्या आ जाएगा, 1:2 ही आ जाएगा। अब इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं बार बार आपको शायद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है, एक्स इज टू वाई, एक्स अपॉन वाई की वैल्यू दे रखी है 3:1। अब मुझे क्या निकालना है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब आप बोलोगे सर इसमें फॉर्मूला यूज करके, मोस्ट ऑफ द टाइम पे स्टूडेंट्स क्या करने वाले हैं, इसमें फॉर्मूला लिखेंगे। मैं कह रहा हूँ क्यों जरूरत है फॉर्मूले की, जब इसने वैल्यू दे रखी है मुझे डायरेक्टली एक्स इज टू वाई, तो डायरेक्टली पुट कर दो, एक्स क्यूब निकाल लो, एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, 3 है ना, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27। वाई क्यूब निकालो, वाई क्यूब कितना हो जाएगा, 1। आ गया मेरा आंसर। अब 27 में से 1 को एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, 27 में एक बार 1 को ऐड करना है, 26/28। 26/28 को जब मैं 2 से कैंसिल आउट कर सकता हूँ, तो 2 से कैंसिल आउट करने पे ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 14। तो मेरा आंसर आ गया 13:14। तो क्यों, इसको देख के मुझे फॉर्मूला याद नहीं करना है, ठीक है। तो यही इसके अंदर इंपॉर्टेंट था, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें बच्चों का टाइम वेस्ट हो जाता है। सब लोग क्या करने लग जाते हैं, यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला लिखने लग जाते हैं कि a माइनस बी इज ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लिखेंगे। तो नहीं करना है वो सब, जब हमारे पास ऑप्शन है शॉर्टकट का तो हमेशा यूज शॉर्टकट, हमें टाइम बहुत बचाना है। नेक्स्ट, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसमें क्या दे रखा है देखते हैं पहले, 10% ऑफ m is same as 20% of n, then m is to n is equal to। अब इसमें m और n का रेशियो निकालना है मुझे, ठीक है। इसके दो तरीके आपको बताता हूँ। आप बोलोगे 10% ऑफ m, 20% ऑफ n, ऐसे लिखिए। क्या बोलोगे, 10% ऐसे बोलोगे आप,
10% of m is equal to 20% ऑफ n, ये तो बोलोगे। लेकिन इसको मैं ऐसे लिखने के बजाय मैं अगर ये लिखता हूँ कि 10% की वैल्यू को मैंने फ्रैक्शन बताया था आपको, अगर याद है तो 10% का मतलब होता है 1/10, तो m/10। 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब n/5। अब मुझे बताइए ये थोड़ा सा सिंपल है या ये सिंपल है? मेरे लिए तो ये सिंपल है, ये ज़्यादा सिंपल है। अब इसको मैं डायरेक्टली क्या बोल सकता हूँ, m/n। ये n यहाँ चला जाएगा, ये 10 वहाँ चला जाएगा, ये 10 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना वहाँ पे। तो 10/5 क्या आ जाएगा, 2। तो 2 नहीं है वो एक्चुअली, वो 2/1 है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2:1। हो गया ना सिंपल। तो इसीलिए मैंने कहा था कि फ्रैक्शंस के टर्म्स में अगर आप परसेंटेज को लिखना सब चालू करोगे तो आपका क्वेश्चन और इजी हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे पूरा इतना मल्टीप्लिकेशन करूंगा, फिर आप बोलोगे सर इसको मैं 0 काटूंगा, फिर मैं इसको ये काटूंगा, ये मैं इसको 5 काट करूंगा, तभी तो यही आने वाला है डायरेक्टली। तो डायरेक्टली ये ले आइए, यहाँ के बाद यहाँ क्यों जाना। जब मैं डायरेक्टली 2 स्टेप कैंसिल आउट करके यहाँ लिख सकता हूँ तो मैं वो करूंगा। तो एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे एग्जाम्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A starts business with this amount. After 5 months, B joins him. A, after a year, the profit is divided into 2:3. ठीक है, तो A ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। A ने बिजनेस स्टार्ट किया कितने, 3500 के साथ, और वो कब तक था, 5 मंथ्स के साथ था। अब B ने उसको 5 महीने के बाद ज्वाइन किया, मतलब A का जो अमाउंट था वो कितने ईयर्स के लिए इन्वेस्टेड रहेगा। A का जो अमाउंट होगा वो इन्वेस्टेड होगा 12 मंथ्स के लिए। कितने मंथ्स के लिए, 12 मंथ्स के। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट था इसके अंदर। और बी का जो अमाउंट था वो वो इन्वेस्टेड कितने मंथ के लिए रहेगा, 12 मंथ्स के लिए या 5 मंथ्स के लिए। नहीं, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, 5 मंथ्स नहीं होगा इसके अंदर, इसके अंदर होगा 12 - 5, मतलब 7 मंथ्स। उसका जो बी का जो अमाउंट था वो 7 मंथ्स के लिए इन्वेस्टेड रहा। क्यों, क्योंकि सपोज दोनों ने जनवरी में बिजनेस स्टार्ट किया, तो ए ने कब ज्वाइन किया, जनवरी में। ए ने कब ज्वाइन किया, जनवरी में ज्वाइन किया। तो बी उसको कब ज्वाइन करेगा बताइए, बी उसको कब ज्वाइन करेगा, जनवरी नहीं, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद। 5 महीने के बाद ज्वाइन करेगा, मतलब मई तक वो इन्वेस्टेड था ही नहीं। उसने कब ज्वाइन करना है, जून में ज्वाइन करना है। बी ने उसको 1 जून को, और ये 1 जनवरी को। तो ए का जो अमाउंट था वो जनवरी से लेकर दिसंबर तक इन्वेस्टेड रहा 12 मंथ्स के लिए, लेकिन बी का जो अमाउंट था वो जून से लेकर दिसंबर तक, मतलब 7 मंथ्स के लिए। हाँ समझ में मैंने क्यों लिखा। तो 5 नहीं लिखना है, आफ्टर 5 का मतलब होता है रेस्ट ऑफ द अमाउंट, तो रेस्ट ऑफ द पीरियड। रेस्ट ऑफ द पीरियड कहाँ पर आ गया, 7 मंथ्स। ठीक है, अब इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग जो प्रॉफिट डिवाइड करेंगे, जो प्रॉफिट डिवाइड करेंगे वो किस रेशियो में करेंगे, कि ए को मिलेगा 2% और बी को मिलेगा 3, मतलब परसेंट नहीं बोल रहा हूँ मैं इसको, 2:3, मतलब अगर ए का अमाउंट 2 है तो उसका अमाउंट हो गया 3। अब इसको कैसे डिवाइड करते हैं, अब ये तो क्या हो गया, अमाउंट भी गलत है, मतलब डिफरेंट होगा, और वो भी अलग होगा, टाइम भी अलग है, तो इसका अमाउंट वो कैसे करेंगे। तो ए का जो अमाउंट था, ए का अमाउंट कितने मंथ्स के लिए, 12 मंथ्स के लिए, और बी का अमाउंट कितने मंथ्स के लिए, 7 मंथ्स के लिए। तो इनका जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 2:3, ये तो आ रहा है। तो अगर आप इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो बी का अमाउंट कैसे आएगा, बी को अगर मैं यहाँ लेके जाऊं तो ये हो जाएगा ए का अमाउंट इंटू 6 इंटू, ये 6 यहाँ पे, ये 3 यहाँ चला जाएगा, इंटू 3 इज इक्वल टू बी
और अपॉन में क्या होगा 7, अपॉन में 7 क्यों होगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 7 था। ठीक है, अब ए का अमाउंट कितना था, देखो मैं कैंसिल आउट क्यों नहीं करता हूँ, मैं कैंसिल आउट इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे पता है लास्ट में एक फ्रैक्शन आने वाला है और वहाँ पे जाके हम फाइनल कैंसिल आउट करेंगे, तो वहाँ करेंगे कैंसिल आउट। तो ए का अमाउंट कितना है 3500, अब 7 से जब वो 3500 जाएगा तो कितना आएगा 500 आने वाला है, कितना हो जाएगा 500 आ गया। अब 500 को मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इसको कर दीजिए, 6 3 18, 18 5 90, तो कितना आ जाएगा 9000, आंसर आ गया सी, 9000 था बी का अमाउंट। तो जब रेशियो और पार्टनरशिप की बात आएगी तो इस तरह से आपको करना है। ठीक है, टाइम पीरियड देख लीजिए, दोनों का टाइम पीरियड अगर आप गलत कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर भी गलत आएगा, तो इसलिए टाइम पीरियड को सही कैलकुलेट करना है, बस ये था इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ए बी एंड सी रेंट अ पास्चर। अब ए ने कितना 10 ऑप्शन, 10 फॉर 7 मंथ्स, बी 12 फॉर 5 मंथ्स, सी 15 फॉर 7 मंथ्स। तो वही सेम काम करेंगे, ए बी सी मिलकर जोड़ रहे हैं तो इन सबको ऐड कर देंगे, 10 इंटू 7, ए के लिए कितना हो जाएगा 10 इंटू 7, तो ए के लिए हो जाएगा 10 इंटू 7, ये अपॉन नहीं है, मैं सिर्फ वो लिख रहा हूँ। और बी के लिए कितना हो जाएगा, बी के लिए बताएं, बी के लिए हो जाएगा 12 इंटू 5, 12 इंटू 5 का मतलब 60। सी के लिए कितना हो जाएगा, सी के लिए हो जाएगा 15 इंटू 5 45। ठीक है, अब टोटल रेंट कितना है, टोटल रेंट बताइए, टोटल रेंट कितना आ रहा है 175। तो देखते हैं कि इनका जो एलसीएम है वो कुछ 175 के आसपास जा रहा है क्या, तो कितना हो गया 70 प्लस 60 प्लस 45, ये तो एग्जैक्टली 75 हो गया, इनको अगर मैं ऐड करूंगा ये तो एग्जैक्टली 175 हो गया। मतलब इसको क्या करना है 1:1 के रेस्पेक्ट में तीनों का रेंट होगा, तीनों का जो रेंट होगा 1:1 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो सी को कितना देना होगा 45 ही देना होगा, 1:2 के रेस्पेक्ट देंगे तो 45 रुपीज देना होगा उसको। ठीक है, अब ये 1 कहाँ से रहा है समझ में आया ना, क्योंकि मैंने कहा 70 प्लस 60 प्लस 45 एग्जैक्टली 1 आ रहा था, 175 आ रहा था, मतलब ये तो 1 के रेशियो में डिवाइड हो गया, सब सब लोग जो है 1 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अ रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ ऑरेंजेस। अब ये रिडक्शन है, ठीक है, तो प्राइस इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, ये क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है कम करना, डिक्रीज हो रही है, तो प्राइस अगर 100 रुपये है तो वो हो जाएगी 80 रुपये, 120 नहीं, डिक्रीज। ठीक है, इनेबल्स अ मैन टू बाय 5 ऑरेंजेस मोर फॉर ₹10, मतलब अगर वो 10 रुपए में पहले एक्स ऑरेंजेस खरीद रहा था, अब आफ्टर डिस्काउंट, मतलब उसने डिस्काउंट लगाया कितना, आफ्टर डिस्काउंट कितना 20%, तो जब 20% का डिस्काउंट लगाएगा तो उसे एक्स ऑरेंजेस में आएंगे या एक्स प्लस समथिंग आएंगे, तो उसे आएंगे एक्स प्लस 5, कितना आया एक्स प्लस 5 ऑरेंजेस आए, 5 ऑरेंजेस ज़्यादा खरीद सकता है वो 20% के डिस्काउंट की वजह से। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है द प्राइस ऑफ एन ऑरेंज बिफोर रिडक्शन, ये इंपॉर्टेंट था कि डिस्काउंट से पहले एक ऑरेंज की प्राइस क्या थी। चलो देखते हैं, अब वही 20% का मतलब 20% का मतलब फ्रैक्शन में बताइए क्या होता है 1/5। ठीक है, मतलब अगर उसकी प्राइस 5 रुपए है तो वो 1 रुपए कम कर देगा, इसका मतलब होता है अगर वो प्राइस 5 रुपए है तो 1 रुपए कम करेगा। ठीक है, प्राइस कितनी थी 10 रुपए, तो अगर 5 रुपए पे 1 रुपए कम कर रहा है तो 10 रुपए पे कितने करेगा 2 रुपए, यहाँ तक कोई देखो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि पहले 10 रुपए थी, अब उसमें वो 2 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है। अब इस 2 रुपए की डिस्काउंट की वजह से, इस 2 रुपए की डिस्काउंट की वजह से कितने ऑरेंजेस ज्यादा आ पाए, कितने ऑरेंज 5 ऑरेंज ज्यादा आ पाए। तो ये जो एक ऑरेंज की प्राइस है वो कैसे आएगी 2 रुपीज डिवाइड बाई 5, कितना आ गया 40 पैसे, कितना आ गया
0.45 रुपीज, या फिर क्या बोल सकते हो 40 पैसे। अभी जो 40 पैसे है ये डिस्काउंट के बाद की प्राइस है या डिस्काउंट से पहले की प्राइस है? ये जो इंपॉर्टेंट चीज थी इसके अंदर, ये आफ्टर डिस्काउंट है। क्या है? आफ्टर डिस्काउंट। ठीक है, तो ये जो मैंने निकाला ये आया है आफ्टर डिस्काउंट। अब आपको मालूम ही है कि 20% डिस्काउंट होने के बाद मतलब अब जो ओरिजिनल प्राइस होगी वो 40 पैसे होगी या 40 पैसे से ज़्यादा होगी? ऑब्वियस है 40 पैसे से ज़्यादा होगी। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब 50 पैसे है या 60 पैसे है वो देखना है। तो मुझे बताइए इसका 20% कितना होगा? 1:5? क्या होगा? 1:5 ही तो होगा। तो 1:5 अगर होगा, समझ में आ रहा है? प्राइस में डिस्काउंट तो 1:5 का ही चल रहा है ना, तो 1:5 अगर होगा तो आप कितना डिस्काउंट दोगे? 12 पैसे ये तो दोगे। तो 12 पैसे के बाद उसकी प्राइस क्या हो जाएगी? 12 पैसे के बाद उसकी प्राइस हो जाएगी, अगर वो 60 पैसे पहले थी तो 12 पैसे का अगर मैं इसमें डिस्काउंट दूंगा तो अब जो नई प्राइस आएगी वो 48 पैसे आएगी। ऑप्शन देख के भी आप कभी कभी कैलकुलेट कर सकते हो आंसर को। तो 48 पैसे आ रही है क्या हमारी आंसर? नहीं, हमारा आंसर आ रहा है 40 पैसे। चलो इसको देखते हैं कि अगर मैं इसमें 1:5 का डिस्काउंट दूंगा। कितने का डिस्काउंट? 1:5 का डिस्काउंट दूंगा। तो 1:5 का डिस्काउंट मतलब 10 पैसे का डिस्काउंट दे दूंगा। तो जैसे ही मैं इसमें 10 पैसे का डिस्काउंट दूंगा तो अब आंसर कितना आ जाएगा? 40 पैसे। एग्जैक्ट, ये देखिए आ गया एग्जैक्ट 40 पैसे। इसका मतलब सही आंसर है। और नहीं, ऐसे नहीं करना है तो आपको दूसरा कोई अल्जेब्रिक मेथड यूज कीजिए कि डिस्काउंट के बाद की प्राइस, लाइक 1:5 है ना, 1:5 डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट मतलब अब वो जो प्राइस हो गई वो हो गई 40/4/5। अब डिस्काउंट के बाद कितना है? 40 पैसे। तो बिफोर डिस्काउंट कितना होगा? अगर 4 को 40 कर रहा है मतलब 10 रुपीज, तो 5 को 50 करने के लिए क्या करना होगा? 50 ही तो करना होगा, मल्टीप्लाई बाई 10। तो मल्टीप्लाई बाई 10 कर देंगे। तो इसमें डिस्काउंटेड प्राइस और बिफोर डिस्काउंट ये आपको देखना होता है। होप आपको ये समझ में आएगा। चलिए, इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे पास। अब आपको हम आपके इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, फिर आपको देखते हैं कि कैसे इसको और सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे चैनल के साथ इसी तरह से जुड़े रहिए, हम आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। एक्सीलेंट विजन एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।